मैंने खाना बनाते हुए अपनी उंगली काट ली तो मैंने कुछ 2 मिनट पहले बैंडेजेस के लिए ऑर्डर दिया और अब वो बस 4 सेकंड दूर है। ये है एक बहुत ही कम आवाज करने वाला ड्रोन सिस्टम जो आसमान से पैकेज डिलीवर कर सकता है सीधे मेरे घर के बैकयार्ड में सिर्फ 2 मिनट में, वो भी काफी सटीकता के साथ। और अगर कोई इस बारे में मुझसे पूछे तो मैं तो इसे टेलीपोर्टेशन ही कहूंगा। जिपलाइन नाम की कंपनी की ओर से ये पैकेज डिलीवरी सिस्टम का एक बिल्कुल ही नया भविष्य है। करीबन 10 साल हो गए हैं हमें कुछ इस तरह की ड्रोन डिलीवरी के वादे किए गए थे, और सच कहूँ तो मैं इस चीज को लेकर इतना उत्सुक नहीं था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये चाहेगा कि इस तरह की एक बड़ी और शोर मचाने वाली मशीन जिसके प्रोपेलर्स बहुत ही खतरनाक तरीके से तेजी से घूमते हैं उनके घरों के पास आए। और ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि आजकल अमेज़न और फूड डिलीवरी एप्स जैसे डोरडैश या इंस्टाकार्ट इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है और अब हर साल अरबों डोर स्टेप डिलीवरीज हो रही हैं। लेकिन जब आपके लंच का वजन सिर्फ कुछ 100 ग्राम है तो उसे 2 टन भारी पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों में हर किसी तक पहुंचाना भारी पड़ता है। ये वातावरण के लिए भी अच्छा नहीं है। ड्रोन डिलीवरी से न सिर्फ रास्तों पर से बहुत सी गाड़ियां कम होंगी, बल्कि वो किसी भी कार के मुकाबले काफी ज्यादा तेज होगी। वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक और ऑटोमेटिक होगी और इसमें हर डिलीवरी पर सिर्फ चंद ही पैसों का ऊर्जा खर्च आएगा। और क्योंकि ये पैकेज को नीचे उतारने वाला जिपलाइन ड्रोन अपने आप को किसी भी दिशा में मोड़ सकता है, इसके लिए सटीकता के साथ पैकेज डिलीवर करना बहुत आसान है, चाहे हवा कितनी भी हो। जबकि मेन ड्रोन आसमान से 400 फीट ऊपर रहता है, जिससे ये सिस्टम जरा भी आवाज नहीं करता। ये बहुत ज्यादा शांत है और इसकी एक और वजह है ये अजीब सा लेकिन बहुत ही कमाल का प्रोपेलर डिजाइन। जैसा कि आप जानते हैं मैं साल में सिर्फ 10 वीडियोस बनाता हूं, जिसमें से ज्यादातर सिर्फ मजे के लिए होते हैं। लेकिन मैं कम से कम एक वीडियो बनाता हूँ ये दिखाने के लिए कि कैसे समझदार लोग इंजीनियरिंग के जरिए दुनिया को बदल रहे हैं। और मैं बता दूं कि जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उन्होंने ना मुझे स्पॉन्सर किया है और ना ही मुझे पैसे दिए हैं। मैं बस उनके काम और उनके काम करने के तरीके को देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ। लेकिन आखिर ये कम दूरी तक जाने वाले ड्रोन्स के जरिए पूरे शहर भर में डिलीवरीज कैसे करेंगे? लेकिन इससे एक और सवाल उठता है, अगर ये वहाँ पर काम कर सकता है तो हम ग्लाइडर ड्रोन्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ज्यादा दूरी तय करके जरूरी दवाइयों को देश के छोटे छोटे गाँव तक पहुँचाने के लिए। आप मानोगे नहीं, वो पिछले 6 सालों से जिंदगी बचाने वाली ब्लड बैग्स को आसमान में लॉन्च करते आ रहे हैं। और इसीलिए आज हम जा रहे हैं रवांडा ये जानने के लिए कि इस सब की शुरुआत कहां से हुई। और वहां पहुंचते ही हमने अपने आप को इस एक्शन के बीच पाया, क्योंकि ड्रोन्स कर रहे थे टेक ऑफ और लैंडिंग। वो वाला लैंड हो रहा है हर 90 सेकंड्स में। वो हर दिशा से आ रहे हैं और मुझे इनकी फुर्ती देखकर चक्कर आने लगे। लेकिन अगर आपको 6 सालों में ड्रोन्स के जरिए कुल 65 मिलियन किलोमीटर जितनी दूरी तय करनी है तो आपकी टीम को F1 के पिट क्रू की तरह काम करना होगा। तो चलिए जानते हैं कि ये कैसे होता है। इस सब की शुरुआत होती है हॉस्पिटल से आए हुए एक डॉक्टर के ऑर्डर से। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि उन्हें खून की जरूरत है, तो एक बार उसके पैक होने पर उसे ड्रोन के अंदर डालने के लिए भेज दिया जाता है और फिर इस पूरे प्लेन को चढ़ाते हैं लॉन्चर पर और यहाँ पर उसके पंख जोड़े जाते हैं और फिर उसकी बैटरीज और आखिर में उसके आगे की नाक। उड़ान के पहले होती है सेफ्टी चेकिंग, फिर इसे किया जाता है लॉन्च और ये होता है ऑर्डर के बाद अगले 90 सेकंड्स में। ये कैटपुल्ट लॉन्चर ड्रोन को ले जाता है 0 से 105 किलोमीटर प्रति घंटा सेकंड के 1/3 हिस्से में, यानी ये पलक झपकने से भी ज्यादा तेज है। और ये एक बहुत ही स्मार्ट डिजाइन है, क्योंकि इसकी वजह से ड्रोन तुरंत ही अपनी क्रूजिंग स्पीड पर आ जाता है, जिससे ये हवा में उड़ते रहने के लिए कम ऊर्जा खर्च करता है। ये आसमान में उड़ता है लगभग 112 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और खुद ब खुद हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है और पहुंचकर पैकेज को नीचे गिराता है, जो पैराशूट के जरिए सुरक्षित लैंड होगा। अपना मिशन पूरा करने के बाद वो वापस बेस तक आने के लिए अपने सारे फैसले खुद लेता है, जिसके लिए 240 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। और बिल्कुल किसी एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह जैसे ही वो बेस के पास आता है, ये मिलिट्री ग्रेड जीपीएस उसकी पोजीशन बताता है, वो भी सटीकता के साथ, ताकि इन पोल्स को पता चले कि उन्हें प्लेन को पकड़ने के लिए ऊपर कब आना है। और एक केबल के जरिए वो उसकी टेल को पकड़कर सुरक्षित नीचे लाते हैं और उसके रुकने के बाद एक क्रू उसकी बैटरीज और विंग्स निकालता है इस क्रिया को दोबारा से करने के लिए। ये सब सच में बेहद कमाल का है और बहुत ही भरोसेमंद भी, जिसका मतलब ये हर तरह के मौसम में काम कर सकता है। और क्योंकि इसे इंसान नहीं चलाते, इसे रात में उड़ाने में कोई समस्या नहीं, तो ये लोग इस ऑपरेशन को 24 घंटे चलाते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने 6 सालों में करीब 5 लाख अक्सर जिंदगी बचाने वाली डिलीवरीज की हैं। मैंने आपको एक बड़े पहाड़ के छोटे पत्थर जितनी जानकारी दी है कि ये क्या है और होता कैसे है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि 6 साल पहले सभी एक्सपर्ट्स ने कहा था कि ये आइडिया बेकार है और ये कभी भी सफल नहीं होगा, और वो गलत भी नहीं थे। एक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बनाने में वक्त लगता है। पहले प्रोटोटाइप बनता है, फिर तुम उसे बनाते हो, वो काम नहीं करता, तुम वापस कोशिश करते हो और तब तक बनाते हो जब तक ये काम नहीं करता। ये पहले वाले से थोड़ा अलग तरह का एयरक्राफ्ट है। पहले वाला इन हवा से भरे गद्दों पर लैंड करता था, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके पीछे एक हुक रहता है उसके टेल के यहाँ।
हाँ। वो उसे पकड़ने में काम आता है। सही कहा। फिर फिशिंग पोल के जरिए उसको पकड़ते हैं और वो मैट्रेस पर धीरे से लैंड होता है। सबसे पहले तो वो मजाक नहीं कर रहा, पहले उन्हें जुगाड़ से काम लेना पड़ता था। जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्होंने सचमुच के फिशिंग पोल्स इस्तेमाल किए। और दूसरी बात ये है अब्दुल, और आपको जानना चाहिए कि अब्दुल रवांडा में बड़ा हुआ और जहाँ ये ड्रोन्स लॉन्च होते हैं वो रवांडा से ज्यादा दूर नहीं। हालांकि उसने अपनी रोबोटिक्स इंजीनियरिंग स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड दोनों यूनिवर्सिटीज से की है, लेकिन इंजीनियरिंग सीखने की उसकी शुरुआत बहुत पहले ही हो गई थी। मुझे याद है मैं बचपन में बचे हुए दूध के बॉक्सेस से गाड़ियां बनाया करता था। मतलब मैं उनमें पहिए लगाता था और उनके साथ खेलता था। अब्दुल बचपन में अनाथ हो गया जब उसने रवांडन जेनोसाइड में अपने माता पिता और अपने तीनों भाइयों को खो दिया था, लेकिन वो किसी तरह से बच निकला और उसने अपने इंजीनियर बनने के सपने को कभी नहीं छोड़ा। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, वो अपने आसपास के अस्पतालों में जाकर मुफ्त में उनकी MRI मशीन्स ठीक करता था और उसका कहना है कि ये सब उसने YouTube वीडियो से सीखा। अब्दुल रवांडा का सबसे पहला जिपलाइन एम्प्लॉय है और उसने ऐसे कई सारे सिस्टम्स बनाने में मदद की है जिसे आज की तारीख में पूरी दुनिया भर में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए अब इन्हीं सिस्टम्स की जांच पड़ताल करते हैं। मैं देखना चाहता था कि क्या ये इतना बढ़िया है कि मुझ जैसा एक नौसिखिया भी ऑर्डर को सही से भेज पाएगा। ओह, एक ऑर्डर आ गया। अब क्या करें? घबराओ मत। ठीक है, नहीं घबराऊंगा। ओके, ग्लव्स यहाँ हैं, पहन लिए। खून यहाँ पर रखा है ना? ओ पॉजिटिव। ओके, ये ओ पॉजिटिव है। हाँ। इसे हाथ लगाने में बहुत अजीब लग रहा है। घबराना नहीं है, सबसे जरूरी वही है। अब स्कैन करो। स्कैनिंग। 6 फोल्ड करो। ऐसे 3 4 5। ओके। बस कुछ नहीं, जिंदगियां बचा रहा हूँ। और 1 घंटी बजाने के बाद आती है ड्रोन टीम की बारी। ठीक है, अब मैं क्या करूं? देखिए कि उलझा है या नहीं। और अंदर धकेल दूं? रास्ते से हटो, मैं आ रहा हूँ। इसके विंग्स, ये ठीक है। बैटरी कौन सी वाली चुनूं? यहाँ पर बहुत सारी हैं। तो ड्रोन की आखिरी बार जांच पड़ताल करने के बाद ये जितना दिखता है उससे ज्यादा भारी है। हमने उड़ान भर ली। मैं एक हीरो हूँ, हमने कर दिखाया। मैंने अभी अभी एक इंसान की जिंदगी बचाई है। वाह, तुम लोग पूरा दिन ये काम कैसे कर लेते हो? तो अब जब मैंने इसकी लॉन्च की प्रक्रिया अच्छे से समझ ली है, हम निकल पड़े ये देखने के लिए कि इनमें से कुछ ड्रोन्स उड़कर कहाँ जाते हैं। तो हम लॉन्च साइट से 3.5 घंटे पहले निकले थे और हम जा रहे हैं इस गांव के हॉस्पिटल में इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए। और वहाँ जाते जाते हम इन डिलीवरी ड्रोन्स को भी देख और ट्रैक कर सकते हैं, जो कि उसी हॉस्पिटल में दवाइयाँ और ब्लड बैग्स ले जा रहे हैं। तो क्योंकि अब हम आधे घंटे दूर हैं, मैंने सोचा कि मुझे भी एक इमरजेंसी ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए ताकि हमारे वहाँ पहुँचते ही हमें वो मिल जाएगा। क्योंकि जब दवाइयों की बात आती है तब कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और फिर हमारे पहुंचने के कुछ ही मिनटों बाद मुझे नोटिफिकेशन मिला कि मेरा पैकेज पहुंच चुका है। ये तो लाजवाब है क्योंकि हमने करीब 4 घंटे का सफर किया है और हवा भी तेज है। मैं पकड़ लूंगा। बस पकड़ ही लिया था। और फिर पैकेज को खोलने और इनकी कमाल की कारीगरी देखने के बाद मैंने पूछा कि क्या मैं कुछ डॉक्टर से बात कर सकता हूँ? आपने आखिरी बार एक औरत की डिलीवरी कब की थी? अभी कुछ मिनट पहले। कुछ मिनटों थोड़ी पहले? देर हाँ। ये तो कमाल की बात है। डॉक्टर्स के लिए ये एक चमत्कार जैसा था। जिप लाइन की वजह से हमें यकीन है कि 15 से 20 मिनट में हमें जो भी चाहिए मिल जाएगा। हम विश्वास दिलाते हैं पेशेंट बच जाएगा। लेकिन सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं जिन्होंने जिपलाइन की तारीफ की, मैंने कुछ ऐसे लोगों से भी बात की जो कि आज सिर्फ इसलिए जिंदा हैं क्योंकि जिपलाइन डिलीवरी की वजह से उनका वक्त पर इलाज हो पाया। जब भी मैं आसपास उन ड्रोन्स को देखता हूँ तब लगता है कि किसी की जान बचने वाली है। और ये काफी सच भी है क्योंकि उनके ड्रोन्स ने अस्पताल में प्रेगनेंसी से जुड़ी मौतों को 88% तक कम कर दिया। जिपलाइन के पास 2 लॉन्च साइट्स हैं जिनकी मदद से वो रवांडा के किसी भी कोने तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उन्होंने इन देशों में भी अपने लॉन्च साइट्स खोल रखे हैं। फिलहाल तो वो दुनिया भर के 3000 हॉस्पिटल्स की मदद कर रहे हैं, लेकिन इस साल के अंत तक वो संख्या 10,000 हो जाएगी। ठीक है, तो हमने उनकी लंबी दूरी तय करने वाले डिलीवरी ड्रोन्स की बात कर ली। मतलब अब हमें बात करनी है उनके कम दूरी तक छोटे शहरों में जाने वाले डिलीवरी ड्रोन्स के बारे में। लेकिन पहले मैं अपनी ही बात टालकर कहना चाहता हूँ कि इस देश को देखने के बाद मेरे होश ही उड़ गए हैं। मतलब सबसे पहले तो उनकी ट्रैफिक लाइट्स बहुत कमाल की हैं क्योंकि वो बस काउंट डाउन करते हैं जब तक लाइट ग्रीन नहीं हो जाती। वो लगभग किसी भी चीज को अपने सर पर रखकर अपना संतुलन बनाए रख सकते हैं और यहाँ हर तरफ मोटरसाइकिल टैक्सी है। और रवांडा आने के बाद घुलने मिलने के लिए मैंने भी यात्रा करने के लिए यही तरीका आजमाया। अब इसे कहते हैं ना सवारी। और जहाँ भी हम गए वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे, बस कुछ जगहों को छोड़कर, क्योंकि अगर आप यहाँ अनजान बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने के लिए रुकते हैं, चलो चलो आ जाओ
तो वो लोग आपको हल्के में नहीं जाने देंगे। ये देश मेसी को पसंद है, इस बात के अलावा यहाँ आने से पहले मैं रवांडा के बारे में सिर्फ एक ही चीज जानता था, रवांडन जेनोसाइड, जो यहाँ पर करीब 30 साल पहले हुआ था। और हालांकि यहाँ उस जंग के घाव अभी भी मौजूद हैं, जिसे देखने के बाद मेरी रूह कांप गई। ये उन कारणों में से एक बना जिसकी वजह से आज रवांडन लोग धर्म जाति के भेदभाव को मिटाकर देश के लिए एक हो गए हैं। उदाहरण के लिए महीने के आखिरी सैटरडे पर हर रवांडन नागरिक रास्तों पर से कचरा उठाता है और अपने आस पड़ोस के लोगों की मदद करता है। और यही कारण है कि आपको यहाँ शायद ही कहीं कचरा दिखाई देगा। और दूसरा कारण ये कि 15 साल पहले हर तरह के प्लास्टिक पर बैन लगाने वाले पहले देशों में से रवांडा एक था। यहाँ चारों तरफ हवा में आशाओं की महक है। हम जहाँ भी गए वहाँ पर हर इंसान के दिन में कुछ करने की आशा थी। वो कड़ी मेहनत के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करते और जो मिला उससे अपना काम चला लेते। क्या बात है! यहाँ तक कि फुटबॉल खेलने के लिए भी। पिछले 10 सालों से 16 साल की उम्र तक स्कूल जाना न सिर्फ अनिवार्य है बल्कि मुफ्त भी। और जब इसके साथ मिलता है ड्रोन डिलीवरी जैसी नई टेक्नोलॉजीज के साथ रूबरू होना। यही कारण है कि पिछले 10 सालों में उनकी इकोनॉमी यूएस की इकोनॉमी के मुकाबले 4 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। और इसी के साथ यूएस के मुकाबले यहाँ पर जुर्म 15 गुना कम होते हैं। और आखिर में इस सफर का सबसे प्यारा वक्त तब आया जब मैं हाइक करके गया माउंटेन गोरिल्लास के पूरे परिवार को देखने के लिए जंगलों में करीब से, जो कि काफी मजेदार था और थोड़ा डरावना भी। शायद अब वो मुझे देख रहा है। माउंटेन गोरिल्लास सिर्फ इन 2 छोटे लाल हिस्सों में ही दिखाई देते हैं। इस दुनिया में अब करीब 1000 माउंटेन गोरिल्लास ही बचे हैं। मुझे उनमें से सिर्फ 20 को देखने का मौका मिला। इनकी प्रजाति खतरे में है, लेकिन रवांडन कंजर्वेशन की मेहनत की वजह से और उनके बीच जो ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंड करते हैं, इनकी संख्या पिछले 10 सालों में करीब 200 से बढ़ चुकी है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे अपने देश के बाद रवांडा अब मेरा दूसरा सबसे मनपसंद देश है। तुम जीत गए। और अगली बार जब मैं यहाँ वापस आऊंगा तो बहुत से फुटबॉल्स लाऊंगा। क्या बात है! और उन बच्चों को दूंगा जो सबके सामने मेरी इस तरह से बेइज्जती नहीं करेंगे। तो चलिए अब इन कम दूरी तय करने वाले शहरी ड्रोन्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यूएस में इस साल जो 4 अरब डिलीवरीज होने वाली हैं, जिसमें मैंने अमेज़न द्वारा होने वाली डिलीवरीज नहीं गिनी है, क्यों ना हम उनमें से कुछ धीरे चलने वाले, ट्रैफिक जैम करने वाले 2 टन पेट्रोल कार्स को रास्ते पर से हटाएं और उसे जल्दी डिलीवरी देने वाले ड्रोन से बदल दें, जो इलेक्ट्रिक है, ऑटोमेटिक है, आवाज नहीं करती और प्रदूषण भी नहीं फैलाती। और जबकि एक अलग ड्रॉइड को भेजने वाला आइडिया जो सटीकता के साथ लैंडिंग कर सकता है, सुनने में आशाजनक लगता है। और भले ही ये पहले पेश किए गए किसी भी आइडिया से बहुत बेहतर है। जब उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया तो मेरे मन में 2 सवाल उठे। पहला, वो आसमान में कितना शोर मचाएंगे, क्योंकि हम में से कोई नहीं चाहेगा कि दिन भर हमारे घरों के ऊपर से ड्रोन शोर मचाते हुए जाएं। और दूसरा, क्या ये सुरक्षित है, क्योंकि हम में से कोई नहीं चाहेगा कि वो परेशान करने वाले ड्रोन अचानक एक दिन आसमान से नीचे हम पर गिरने लगें। और तीसरा, एक और सवाल उठा कि आखिर बिजनेस करने वाले अपने सामान को डिलीवरी के लिए इनके अंदर रखेंगे कैसे। और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने मैं सीधा उनके हेडक्वार्टर्स गया, जो कि उस जगह से ज्यादा दूर नहीं जहां मैं रहता हूं। और वहां पर सबसे पहली चीज मैंने देखी वो था ये प्रोजेक्टर, जो ना सिर्फ ये बताता है कि अब तक इनके कितने ड्रोन्स ने उड़ान भरी है, जो कि है करीब 5.5 लाख, बल्कि ये भी कि इस वक्त आसमान में उनके भेजे गए कितने ड्रोन्स मौजूद हैं, जिनका काम है दुनिया भर में जरूरी दवाइयों को वक्त पर पहुंचाना। और ये जगह न सिर्फ इनके डिजाइन को बनाने के लिए है, बल्कि यहाँ पर ड्रोन्स की ज्यादातर टेस्टिंग भी होती है। और ये लगभग हर चीज का मुआयना करते हैं, वो भी तकरीबन हर तरीके से, ताकि इसे जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी काम पर लगा सकें। और उसके सीईओ केला का कहना है कि वो ये बात बहुत पहले ही समझ गए थे। हमें ये समझाना था कि हम बेवकूफ हैं और हम हमेशा यही मानते थे कि हम बुद्धू हैं, और इसीलिए जब हम चीजें डिजाइन करते थे हम उन्हें असली दुनिया में जल्द से जल्द ला पाते थे और लोगों की मदद से जान पाते थे कि वो कैसा है, और इससे हम वो सब जान पाते थे जो लैब में बैठकर नहीं जाना जा सकता। और उसके पहले कि हम सुने कि ये ड्रोन्स कितनी आवाज करते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जिंदगी में जितने भी बेहतरीन इंजीनियर से मिला उनमें भी मुझे यही गुण दिखा। वो भी मानते हैं कि परीक्षण और तोड़फोड़ से बेहतर टीचर कोई नहीं। इसलिए मैंने जो टॉय कंपनी बनाई है जिसमें बच्चे एक इंजीनियर की तरह सोचना सीखते हैं, उसका नाम है क्रंच लैब्स। क्योंकि चीजें क्रंच होनी चाहिए, टूटनी चाहिए, बिगड़नी चाहिए। तो अगर मैं कुछ ऐसा करूं जिससे वो सिर्फ वीडियो देखने के बजाय मेरे साथ मिलकर कुछ बनाए, जिसके दौरान मैं उन्हें इसके पीछे का साइंस समझाऊं, तो मुझे यकीन है कि वो बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। तो अगर आपको थोड़ा मजाक करना है और साथ ही साथ अपने दिमाग के पुरजोर को भी चुस्त रखना है, ये काम कर गया। तो जाइए crunchlabs.com पर या क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर। ठीक है, तो इसके पहले कि आप मेरे पहले सवाल का जवाब जाने, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरा इसे सुनने पर पहला रिएक्शन कैसा था। मतलब आवाज तो आ रही है, मुझे यकीन नहीं होता कि वो हवा में था। ये तो कमाल है। काश मेरे पास वीडियो पे इसे समझाने का इससे बेहतर तरीका होता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। अब पहले एक लीफ ब्लोअर सुनेंगे, फिर एक आम से ड्रोन जिसका वजन है 500 ग्राम, और फिर इनका ड्रोन जिसका वजन है 22 किलो। और मैंने इन तीनों के ऑडियो लेवल के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है। इसकी आवाज बहुत ही कम है, यह आवाज बहुत धीमी है। उस गाय की आवाज इस ड्रोन से भी ज्यादा है।
मुझे यकीन है कि माइक ने भी उसे जरूर पकड़ा होगा। और इस टेस्ट से मैं वाकई में बहुत हैरान हुआ था, क्योंकि मुझे पहले लगा था कि ड्रोन जितना ज्यादा भारी होगा उसके प्रोपेलर्स उतना ही ज्यादा आवाज करेंगे उसे हवा में रखने के लिए। लेकिन अब मैंने जाना कि ऐसा नहीं है। उदाहरण के तौर पर आप प्रकृति में भी देख सकते हैं, कबूतरों के उड़ने की आवाज कुछ इस तरह की होती है। लेकिन एवोल्यूशन की वजह से उल्लुओं पर उड़ते वक्त कम से कम आवाज करने का दबाव था, इसीलिए उनके पंख आवाज नहीं करते। और इसीलिए आवाज की परेशानी सुलझाने के लिए जिप लाइन ने प्रकृति की मदद ली। ये काफी अच्छा। हद तक हमिंग बर्ड की तरह है, क्योंकि सही उनका कहा। शरीर बहुत छोटा होता है और वो बिल्कुल भी आवाज नहीं करते, बस हवा में मंडराते रहते हैं। और हाँ, ये है कीनन, ये जिप लाइन के को-फाउंडर्स में से एक है। और रोबोटिक्स के प्रेमियों, ये है रॉस के क्रिएटर, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसे लगभग सभी लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी तरह का रोबोट बनाने के लिए। चलो देखें कि ये प्रोपेलर्स इतनी कम आवाज कैसे निकालते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लाल रंग वाला हिस्सा उन आवाज करने वाले ड्रोन से निकल रही एनर्जी को दिखाते हैं। जहां इन दोनों वेव्स के बीच की दूरी वो हाई फ्रीक्वेंसी है जो आपके कानों को इरिटेट करती है। तो हमिंग बर्ड्स पर स्टडी करके और इस तरह के अजीब से दिखने वाले प्रोपेलर्स बनाने के बाद जिप लाइन समझ गए कि उन वेव्स को लेकर उन्हें चपटा कैसे किया जाए। तो हालांकि उनका वजन ज्यादा है और उन्हें उड़ाने में ज्यादा एनर्जी लगती है, यानी लाल वाले हिस्से का एरिया कम नहीं हुआ, लेकिन उन हिस्सों के जाने के बाद उसकी आवाज काफी दब गई, इस हद तक कि वो हमारे कानों पर पड़ता तो है लेकिन वो कान के पर्दे नहीं फाड़ते। और वो इन्हीं प्रोपेलर्स का इस्तेमाल करते हैं अपने दूर तक जाने वाले ड्रोन्स में। और यही बताने के लिए आ रहे हैं एक ऐसे डॉक्टर जिनका यूट्यूब कंटेंट का टेस्ट बहुत अच्छा है। आपने मेरे वीडियोस देखे हैं और अब आप उसका हिस्सा बनोगे। क्या आपने उन प्लेन्स को यहाँ से उड़ते और सामान गिराते हुए देखा है? मैंने अब तक यहाँ एक भी ड्रोन नहीं देखा जिसने यहाँ कुछ गिराया हो। कमाल की बात है। अभी अभी यहाँ पिछले 1 घंटे में 15 डिलीवरीज हुई हैं। वो बहुत शांत है। अगर मैं उन्हें सुन लेता तो मैं बाहर आकर उन्हें देखने की कोशिश करता। मेरा दूसरा सवाल जो कि सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जैसे मार्स पर कुछ भेजते समय उसके हर एक पेचीदा सिस्टम के साथ एक बैकअप होता है। इंजीनियरिंग में इसे कहते हैं तैयार रहना। और उन्होंने हमें ये भी दिखाया कि अगर एक प्रोपेलर काम करना बंद कर दे तो भी ये हवा में उड़ सकता है। इसका कारण है इसके पीछे वाला प्रोपेलर जो इसका वजन उठाता है। और ये पीछे का प्रोपेलर बहुत ही कमाल का है, क्योंकि ये प्लेन को दूर तक ले जाने में तो मदद करता है ही, पर फिर ये 90 डिग्री नीचे घूमकर ड्रॉइड को नीचे छोड़ते समय ड्रोन को हवा में उठाए रखता है और संतुलन बनाने में मदद करता है। और इसी के साथ इसमें है इमरजेंसी पैराशूट जो कि अपने आप खुल जाता है अगर इसके सेंसर्स किसी गड़बड़ को पकड़ लें या फिर इसकी बैटरी ही खत्म हो जाए। और इनके इसी खून पसीने की मेहनत की वजह से इन्होंने जो पिछले 6 सालों में जो 5 लाख उड़ानें भरी हैं, उनमें से अब तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि किसी को चोट पहुंची। और मेरा तीसरा और आखिरी सवाल जो ये था कि इनमें सामान भरेंगे कैसे। इसका सबसे आसान हल है कि कुछ दुकानें अपने बाहर एक लोडिंग स्टेशन रख सकती हैं, या फिर ये आइडिया जो मुझे जिप लाइन्स इंजीनियर्स में से एक ने बताया। आप एक मेडिकल स्टोर की खिड़की का इस्तेमाल करके ऐसा लोडिंग जोन बना सकते हैं। तो वो ड्रॉइड इसके जरिए नीचे आएगा और फिर कुछ इस तरह के जरूरी सामान इसमें डाले जा सकते हैं। फिर ये वापस ऊपर जाकर ड्रोन से जुड़ जाएगा और डिलीवरी के लिए रवाना होगा। मान लीजिए आप बहुत बीमार हैं और अपने डॉक्टर के साथ वीडियो कॉल पर हैं, तो जब तक आपका वीडियो कॉल खत्म होता है तब तक आपके घर के बैकयार्ड में दवाई पहुंचा दी जाएगी। घर से निकलना भी नहीं पड़ेगा। आप समझ सकते हैं कि ये Amazon और DoorDash जैसी कंपनीज के साथ काम कैसे कर सकता है। यूएस में 90% से भी ज्यादा लोग किसी भी रिटेल स्टोर से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, और जिप लाइन के ड्रोन्स आराम से 16 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं लगभग 3.5 kg के सामान के साथ। और इसका एक और फायदा है, आपको पैकेजिंग के लिए ज्यादा कार्डबोर्ड इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसे ट्रक के पैकेजेस की तरह रास्तों के ऊबड़ खाबड़ झटके नहीं झेलने पड़ते। लेकिन ये सिर्फ बड़ी दुकानों के लिए नहीं है। आपकी पसंदीदा दुकानें या रेस्टोरेंट्स बहुत आसानी से आपके घरों तक सामान पहुंचा सकते हैं, वो भी एक इंसान के किसी कार में बैठकर उसे डिलीवर करने के मुकाबले काफी कम पैसों में। और लगभग इस साल के अंत तक स्वीट ग्रीन जैसी कंपनीज सीधा आपके घरों तक सैलेड्स पहुंचाना शुरू कर देगी। और घर के दरवाजे के सामने पैकेजेस का ना होना पैकेज चोरों के लिए ग्लिटर बॉम्ब के बनने के बाद दूसरी सबसे दर्दनाक और तकलीफ भरी खबर थी। अरे यार, नहीं। ठीक है, मैं समझ गया। और अगर इस सब से भी आपके होश नहीं उड़े तो मैं एक और कोशिश करना चाहूंगा आपको एक ऐसी चीज बताकर जो शायद हम आगे भविष्य में देखने वाले हैं। और मैं बता दूं कि ये आइडिया जिपलाइन की तरफ से नहीं है। ये ऐसा आइडिया है जो इस सब को देखने के बाद मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा। और ये आइडिया ये है कि अगर ये सिस्टम पैकेजेस के लिए काम कर सकता है तो इससे इंसानों पर भी काम करना चाहिए, है ना? जरा सोचिए, एक बड़ा ड्रोन, मान लीजिए एक एम्बुलेंस, जो और भी ज्यादा पावरफुल है लेकिन कम से कम शोर मचाते हैं, जो आसमान में इतनी ऊंचाई पर रहेंगे कि उन्हें देखना मुश्किल हो, जो एक पूरे कॉकपिट को नीचे गिराएगा, जो आराम से आपके घर के सामने उतर सकता है। तो आप अंदर बैठोगे या कोई आपको अंदर ले जाएगा? ड्रोन आपको ऊपर खींचेगा ताकि आप ट्रैफिक से बचकर सीधे अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको फिर से सुरक्षित तरीके से नीचे उतारा जाएगा। तो मैं जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस सब में सबसे बेहतरीन पल कौन सा था। जब हम वहां थे तब हमने देखा कि कुछ बच्चे फेंस के पीछे खड़े रहकर ड्रोन्स को टेक ऑफ और लैंड करते देख रहे थे। और तो और उनमें से एक बच्चा आगे आया,
सिर्फ और सिर्फ अब्दुल को अपने हाथों द्वारा बनाए गए ड्रोन को दिखाने के लिए। और उस वक्त उसके बनाए हुए प्लेन को देखकर मुझे तुरंत ही याद आया कि अब्दुल ने भी अपने बचपन में दूध के डिब्बों से ऐसा ही कुछ बनाया था। इस वक्त आपके सामने जो अब्दुल खड़ा है, जिसके सिर पर आज भी वो निशान है, उसी चाकू के जिसने उसके पूरे परिवार की जान ले ली जब वो एक छोटा बच्चा था। अब्दुल ना सिर्फ अपनी इंजीनियरिंग की योग्यता का इस्तेमाल करके अपने लोगों की जान बचा रहा है, बल्कि उससे भी ज्यादा वो नई पीढ़ी को और भी बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। और रवांडन लोगों की ये खूबसूरती देखने के बाद आपके भी दिल में भविष्य और प्रकृति के लिए कुछ अच्छा करने की आशा जागेगी और आप जान लेंगे कि हम इंसान क्या कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है कि भविष्य में आपका क्रंच लैब्स बॉक्स आसमान में उड़कर आपके पास आए। अब्दुल की कहानी की सबसे अच्छी बात यह है कि उसने अपनी इंजीनियरिंग के बलबूते पर कुछ ऐसा बनाया जो अब लोगों की जिंदगियां बचा रहा है। और जैसा कि इस बॉक्स पर लिखा है, मैं इसके जरिए आपको एक इंजीनियर की तरह सोचने में मदद करूंगा। मतलब कि आप प्रैक्टिकली सोच पाएंगे और किसी भी समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांट पाएंगे। एक इंजीनियर की तरह सोचना आपको एक अच्छा फुटबॉलर बना सकता है, या पियानो बजाने वाला, या पढ़ाई में अच्छा, क्योंकि आपके पास साइंस है। और अब्दुल की तरह आप भी समझोगे कि कभी कभी जीत के पहले हारना जरूरी होता है। इसमें होता यह है कि आपको इस तरह के बॉक्स में एक बहुत ही मजेदार खिलौना मिलेगा और उसे खोलने पर आपको एक वीडियो का लिंक भी दिखेगा, जहां आप ना सिर्फ इसे मेरे साथ साथ बनाएंगे, बल्कि मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि इसके काम करने के पीछे का विज्ञान क्या है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि हर महीने हम एक बॉक्स को रैंडमली चुनते हैं, उसमें एक प्लैटिनम टिकट डालते हैं, और अगर वो बॉक्स आपको मिला ओह माय गॉड, तुम जीत गए। तो आप आएंगे सीधे यहाँ क्रंच लैब्स में, जहाँ आप, मैं और मेरी टीम इसे मिलकर बनाएंगे। तो अगर आपको ऐसी सुपर पावर्स चाहिए जिससे आप जो मर्जी चाहे उसे डिजाइन कर और बना सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए या जाइए crunchlabs.com पर और आज ही अपने बिल्ड बॉक्स सब्सक्रिप्शन का ऑर्डर दीजिए। देखने के लिए शुक्रिया।